नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूएई में गरजेंगे भारत के सुखोई 30 फाइटर जेट, पाकिस्तान और तुर्की की बढ़ेगी धड़कनें। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे की जल्द होगी शुरुआत, कोरोना काल से कूटनीति के बाहर निकलने के हैं संकेत। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कमल का बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी कुर्सी से 2 फीट ऊपर उठ जाएंगी। बंगाल में नितिन गडकरी का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूएई में गरजेंगे भारत के सुखोई 30 फाइटर जेट, पाकिस्तान तुर्की की बढ़ेगी धुकधुकी। जी हां दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान की नापाक गठजोड़ से निपटने के लिए भारत ने भी अब कमर कस ली है। भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में हवाई अभ्यास करने जा रही है। आज से शुरू हो रहे डेजर्ट फ्लैग नामक इस युद्ध अभ्यास में भारत के 6 बेहतरीन सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। अरब देशों के साथ युद्ध अभ्यास से जहां भारत के रक्षा रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, वहीं तुर्की और पाकिस्तान की धुकधुकी बढ़ना तय है। इस अभ्यास में तुर्की का प्रबल विरोधी ग्रीस भी हिस्सा ले रहा है। 3 से 27 मार्च तक होने जा रहे युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भारत और यूएई के अलावा अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब समेत कुल 10 देश हिस्सा लेंगे। इस अभ्यास में ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत और मिस्र को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। सुखोई फाइटर जेट के अलावा भारत के 2 C-17 मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास से पाकिस्तान और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की की टेंशन बढ़ना तय है। अब तक अरब देशों में पाकिस्तान सेना की अच्छी पकड़ रही है। यमन में सऊदी अरब की सेना का नेतृत्व पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ कर रहे हैं। अब सऊदी अरब और उसका घनिष्ठ दोस्त यूएई दोनों ही भारत के साथ रक्षा संबंध बढ़ा रहे हैं। भारत ने 20 से 25 फरवरी के बीच अबू धाबी में हुई 2 नेवल डिफेंस एग्जीबिशंस में INS प्रलय को भेजा था। पिछले साल दिसंबर में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सऊदी अरब और यूएई की यात्रा की थी, तो उन्हें यूएई के एयरफोर्स टैंकर्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग सपोर्ट दिया था। भारतीय वायुसेना ने भी हाल ही में अपने राफेल जेट्स के साथ जोधपुर में फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास किया था। इसका एक्सरसाइज का कोड नेम डेजर्ट नाइट 2021 रखा गया था। इस एक्सरसाइज से तुर्की के सपनों पर भी बड़ा आघात लगेगा, जो ताकत के बल पर ग्रीस को दबाने की फिराक में लगा हुआ है। ग्रीस ने तुर्की की सेना से निपटने के लिए हाल ही में फ्रांस के साथ 18 राफेल फाइटर विमान खरीदने का सौदा किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की जल्द होगी शुरुआत, कोरोना काल से कूटनीति के बाहर निकलने के संकेत। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से राष्ट्रीय प्रमुखों के विदेश दौरे पर लगी रोक अब खत्म होने के संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महीने 26 तारीख से बांग्लादेश दौरे से विदेश यात्राओं की शुरुआत हो जाएगी। विदेश मंत्रालय में पीएम मोदी की मई 2021 में यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर भी तैयारी जोरों पर है। यूरोपीय संघ की यात्रा के कुछ ही समय बाद मोदी जून 2021 में समूह 7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने ब्रिटेन भी जा सकते हैं। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान पीएम कुछ अन्य देशों को भी अपनी यात्रा के रूट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ विदेशी मेहमानों के भी भारत आने को लेकर विमर्श का गंभीर दौर चल रहा है। इसमें सबसे पहले जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय जापान व रूस के विदेश मंत्रालयों के संपर्क में है। इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों को दिसंबर 2019 में भारत आना था, लेकिन कुछ वजहों से तब यह दौरा स्थगित हो गया था। बाद में कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हो सकी। वैसे इस साल में भारत ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। कोरोना से यदि हालात और ना बिगड़े तो 2021 के मध्य के बाद ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरे पर आ सकते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के शेरपाओं संगठन की तैयारियों पर अंतिम फैसला करने वाले सभी देशों के प्रतिनिधि की पहली बैठक हुई, जिसमें संगठन के तहत होने वाली 6 शीर्ष स्तरीय बैठकों के बारे में शुरुआती चर्चा की गई है। सूत्रों का कहना है कि कोरोना की वजह से वर्चुअल बैठक कूटनीति की नई सच्चाई बन गई है। इसके बावजूद द्विपक्षीय रिश्तों को तय करने और उनकी दिशा बनाने में व्यक्तिगत मेल मिलाप की अपनी अहमियत है और यह आगे भी बनी रहेगी। हाल ही के दिनों में पीएम मोदी की जिन विदेशी नेताओं से बात हुई है, उसमें कई ने उन्हें अपने देश आने के लिए आमंत्रित किया है। मसलन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने मोदी के साथ टेलीफोन वार्ता में उन्हें अपने देश की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमल का बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएंगी। बंगाल में बोले गडकरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल के जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि इस बार चुनाव में ऐसा करंट लगा दीजिए कि ममता जी अपने कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2 मई को परिवर्तन होगा और कमल जीतेगा। गडकरी ने बताया कि 4 मई को बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। गडकरी ने कहा
आप में इतनी ताकत है। मेरा विश्वास है कि चुनाव के दिन सुबह उठिए, आपका जो भी भगवान है उनको याद करिए, पोलिंग सेंटर पर जाइए और कमल का बटन दबाइए। ऐसा करंट लगेगा कि ममता जी अपनी कुर्सी से 2 फुट ऊपर उठ जाएंगी। उन्होंने कहा, यह चुनाव भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम के भविष्य के बारे में नहीं है और न ही यह मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, राहुल गांधी या ममता जी के भविष्य को लेकर है। यह बंगाल के लोगों के भविष्य के बारे में है। हम बंगाल की छवि को बदलना चाहते हैं और भारत को एक नंबर महाशक्ति बनाना चाहते हैं। ममता जी कहती हैं कि हम भाजपा बाहरी है। बीजेपी का गठन जनसंघ की विचारधारा के आधार पर किया गया था, जिसके संस्थापक और हमारे प्रेरणा स्रोत श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर हम बाहरी कैसे हैं? केंद्रीय मंत्री ने कहा, परिवर्तन 2 मई को होगा, कमल जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। 3 मई को हमारे नेता का चुनाव होगा। 4 मई को भाजपा के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पहली बार सेना के जवान टॉप कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा सम्मेलन। जी हां दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित किए जाने वाले भारत के शीर्ष सैन्य सम्मेलन में पहली बार जूनियर कमीशन अधिकारी और जवान भी हिस्सा लेंगे। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के एक सेशन के दौरान जेसीओ और जवानों की ओर से सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने की भी उम्मीद जताई है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, 3 सेवा प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन गुरुवार से शुरू होगा। पीएम 6 मार्च को अपना भाषण देंगे। जेसीओ और जवानों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपने साहसी कार्यों के लिए सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां भारत और चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच जवानों ने रक्षात्मक अभियान में खाइयां खोदने और डिफेंस बैरियर बनाने जैसे कदम उठाए थे। वहीं जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों को भी विफल किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया के मुताबिक संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान जेसीओ और जवानों के साथ पीएम मोदी की बैठक और बातचीत परंपरा से एक प्रमुख प्रस्थान है और यह निश्चित रूप से सशस्त्र बलों के सभी रैंकों को एक सकारात्मक संदेश भेजेगा। साल 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के बाद और फिर 2019 में पीएम ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के साथ ही कई मौकों पर सेना के जवानों के साथ अपना वक्त बिताया है। पीएम मोदी ने अपने सार्वजनिक भाषणों में भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सेना की भूमिका को हर बार दोहराया है। आपको बता दें कि सम्मेलन पारंपरिक रूप से दिल्ली में आयोजित किया जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों से इसे राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया गया है। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आईएनएस विक्रमादित्य पर आयोजित हो चुका है। वहीं भारतीय सैन्य अकेडमी, देहरादून और जोधपुर सहित अन्य स्थानों पर आयोजित किया जा चुका है। इस बार यह गुजरात के केवड़िया शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने आयोजित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टैक्स से बचने वालों पर सरकार की नजर, पकड़े गए तो 10 साल की जेल और 300% जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारत में टैक्स बचाने के लिए लोग अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि कई लोग तो विदेश में भी अपनी संपत्ति छुपा कर रखते हैं। अब उन पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। यही वो लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो विदेश में काला धन छुपा कर रखते हैं। हालांकि अब जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैक मनी रखने वालों पर कार्रवाई करने वाला है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 400 से ज्यादा लोगों पर ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई करने वाली है। दरअसल कुछ साल पहले ही ब्लैक मनी पर कानून बनाया गया था और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही इस कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई होती है तो दोषी लोगों को क्या सजा दी जा सकती है। वैसे तो कानून में काला धन की कोई परिभाषा नहीं है, मगर काला धन उस इनकम को कहा जा सकता है जिसमें टैक्स दानेदारी बनती है, लेकिन उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। ये भी कहा जा सकता है कि एक इनकम को छुपाने का प्रयास किया जाता है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। वहीं ज्यादातर विदेश में छिपाई गई संपत्ति के लिए ब्लैक मनी का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जो लोग टैक्स से बचने के लिए भारत में नहीं बल्कि विदेश में अपनी संपत्ति रखते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएन में भारत ने पाक को फिर लगाई लताड़, कहा आतंकियों को पालना बंद करें, फिर परिषद में ले हिस्सा। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को लताड़ते हुए भारत ने कहा पड़ोसी मुल्क को आतंकियों को पालना और अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाना बंद करना चाहिए। आर्थिक बेदहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक बार फिर ग्रे लिस्ट में रखा है। मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में राइट टू रिप्लाई का प्रयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तान प्रतिनिधि को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इस्लामाबाद जानबूझकर इस मंच का इस्तेमाल नई दिल्ली के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार को फैलाने के लिए करता है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन कुमार बाधे ने कहा आर्थिक बेदहाली का सामना करने वाले पाकिस्तान को परिषद और उसके तंत्र के समय के बर्बाद बंद करना चाहिए। आतंकियों को पेंशन देता है पाकिस्तान।
पवन कुमार बाधे ने कहा, पाकिस्तान को राज्य द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए, साथ ही अपने अल्पसंख्यक एवं अन्य समुदाय के खिलाफ मानवाधिकारों के संस्थागत उल्लंघन को समाप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा, परिषद के सदस्यों को बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान खूंखार और यूएन की प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकियों को पेंशन प्रदान करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों को बड़ी संख्या में अपने यहाँ फलने फूलने का मौका देता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टेस्ला के लिए भारत का ऑफर, देश में बनाओ इलेक्ट्रिक कारें, चीन से भी ज्यादा छूट देंगे। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी कारें बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जून-जुलाई 2021 के आसपास टेस्ला भारत में अपने कदम भारत में रख देगी। सूत्र बताते हैं कि टेस्ला सबसे पहले अपनी मॉडल 3 इलेक्ट्रिक सेडान को भारत में लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में चुनिंदा बड़ी कंपनियों में शुमार टेस्ला भारत में ही अपनी कारें बनाए और दुनिया को एक्सपोर्ट करे। इसे लेकर भारत ने एलन मस्क को ऑफर दिया है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि टेस्ला को भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की असेंबलिंग करने की बजाय लोकल वेंडर्स के जरिए पूरा प्रोडक्ट यहीं बनाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा छूट दी जाएगी। हालांकि गडकरी ने ये नहीं बताया कि किस तरह की छूट दी जा सकती है। गडकरी ने कहा कि सरकार इस बात का भरोसा देगी कि अगर वो अपनी कारें भारत में बनाना शुरू करते हैं तो टेस्ला की उत्पादन लागत दुनिया में सबसे कम हो, यहाँ तक कि चीन से भी सस्ता पड़ेगा। हम इस बात का आश्वासन देंगे। गडकरी का कहना है कि भारत एक बड़ा बाजार होने के साथ साथ एक एक्सपोर्ट हब भी हो सकता है, खास तौर पर जब लिथियम आयन बैटरीज का 80% घरेलू स्तर पर तैयार हो रहा है। दरअसल भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरी और दूसरे कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर दे रहा है ताकि महंगे इंपोर्ट में कटौती की जा सके और बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जाए। हालांकि टेस्ला की ओर से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अब तक किसी तरह का कोई वादा नहीं किया गया है। अभी भारत में इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट बहुत छोटा है। पिछले साल 24 लाख गाड़ियां बिकी, जिसमें इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ 5000 थी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नहीं के बराबर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें भी बेहद ज्यादा है, जिससे ग्राहक अब भी इलेक्ट्रिक कारों से दूरी बना रहे हैं। दरअसल भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक विस्तृत पॉलिसी भी नहीं है, जबकि चीन में बकायदा इसके लिए दिशा निर्देश है। जबकि चीन में टेस्ला पहले से ही कारों की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। 2020 में अब तक 12.5 लाख कारें बेच चुकी हैं। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल हैं, जबकि टेस्ला की कुल बिक्री 2 करोड़ गाड़ियों की है। दुनिया में जितनी गाड़ियां टेस्ला बेचती है उसका 1/3 हिस्सा चीन से आता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, बंगाल को चुनावी सौगात की तैयारी में मोदी सरकार जूट पर बढ़ा सकती है एमएसपी। जी हां दोस्तों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। सूत्रों ने सीएनबीसी आवाज को बताया कि समिति 6 से 7% की वृद्धि पर विचार कर रही है। केंद्र ने फरवरी 2019 में कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2019-20 सीजन के लिए पिछले सीजन के मुकाबले 3700 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एक बयान में कहा गया, एमएसपी से उत्पादन की औसत लागत अखिल भारतीय पर 55.81% का लाभ होगा। कच्चे जूट के एमएसपी से किसानों को उचित न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने और जूट की खेती में निवेश और इस तरह देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से 1 महीने से भी कम समय पहले फैसला लिया था। राज्य जूट उत्पादकों का केंद्र है। देश में लगभग 70 जूट मिले हैं, जिनमें से लगभग 60 पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के दोनों किनारों पर हैं। जूट उत्पादन में अकेले पश्चिम बंगाल में लगभग 2 लाख श्रमिक और पूरे देश में 4 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में सभी निजी अस्पतालें होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, कोविड-19 टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि अब दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान में सभी प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हो सकते हैं। 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे चरण के वैक्सीनेशन कैंपेन में पहले केवल सरकारी योजनाओं से जुड़े 10,000 प्राइवेट अस्पतालों को ही शामिल किया गया था। हालांकि मंगलवार को सरकार ने कह दिया है कि टीकाकरण अभियान में सभी प्राइवेट अस्पताल शामिल होंगे, क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में शामिल सभी प्राइवेट अस्पतालों की क्षमताओं का वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सरकार ने यह भी कहा कि जो निजी अस्पताल इन 3 योजनाओं में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने की इजाजत होगी, बशर्ते उनके पास कोरोना के टीकाकरण से जुड़ी सभी सुविधाएं हों। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से यह भी कहा है कि कोरोना टीकों को स्टोर ना करें और वैक्सीनेशन सेंटर्स को पूरी सप्लाई दें, क्योंकि केंद्र के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को जितनी जरूरत हो उतनी वैक्सीन मुहैया करवाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान से आए विक्षोभ से बदलेगा मौसम, देश के कई हिस्सों में 3
4 मार्च को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में फिलहाल तापमान में तेजी आई है। सुबह और शाम की हल्की सर्दी के अलावा पूरे दिन उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कहीं पर गर्मी है तो कहीं ठंड का भी असर है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है, अगले 3 से 4 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसकी वजह से दिल्ली से लेकर पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश तक तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ पैदा हुआ है। इसका असर भारत के कुछ हिस्सों पर देखने का मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 और 4 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और साथ ही बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी अधिकांश हिस्सों में 3 और 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही 3 मार्च को इन सभी जगहों पर बर्फीले तूफान की भी आशंका है। इसका असर दिल्ली, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश पर पड़ सकता है, जहां तापमान थोड़ा गिर सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश की संभावना है और असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके साथ ही असम और मेघालय में 4 मार्च को गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए बिल पेश, मुहर लगी तो ड्रैगन को उठाना पड़ेगा नुकसान। जी हां दोस्तों, अमेरिका चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। यदि इस बिल पर मुहर लगती है तो चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी द्वारा पेश विधेयक में कहा गया है कि ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बहाल किए जाएं और पुरानी हो चुकी वन चाइना पॉलिसी को रद्द किया जाए। जिम्मी कार्टर ने चौंकाया था। अमेरिका जिस तरह का रुख चाइना को लेकर अपनाया हुआ है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि बिल पर मुहर लग सकती है। बता दें कि अमेरिका के 1979 तक ताइवान की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने अचानक ताइपे के साथ औपचारिक संबंध प्राप्त कर दिए और चीन के साम्यवादी शासन को मान्यता प्रदान की। उस वक्त से अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अब अमेरिकी सांसदों ने ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन, चीन को पछाड़ गया भारत, दुनिया में सबसे किफायती है भारतीय टीकों का डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से निजात पाने के लिए दुनिया भर में कई कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है, जिनमें भारत भी शामिल है। इस मामले में भारत कई मायनों में चीन से आगे नजर आ रहा है। दुनिया में कई देशों को वैक्सीन मुहैया कराकर भारत पहले ही इस मामले में कूटनीतिक बढ़त हासिल कर चुका है, तो भारतीय वैक्सीन के डोज की कम कीमत भी चीनी टीकों के मुकाबले इसकी पहुँच आसान बनाती है। भारत में विकसित कोरोना वैक्सीन जहां दुनिया में सबसे किफायती है, वहीं चीनी फार्मा कंपनियों ने जो वैक्सीन बनाई वह सबसे अधिक महंगी है। अपने उत्पादों की कीमत कम रखकर दुनिया भर के बाजार को पाट देने वाला चीन यहां भारत से मात खाता नजर आ रहा है। भारतीय वैक्सीन के मुकाबले चीनी वैक्सीन के डोज की कीमत 9 गुना अधिक बताई जा रही है। ऐसे में वे देश जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर इस वक्त 2 तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें से एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड है। कोवैक्सीन भारत की पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसका निर्माण भारत बायोटेक कंपनी ने किया है, जबकि कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किया है। भारत के सरकारी अस्पतालों में जहां ये दोनों वैक्सीन लोगों को निःशुल्क लगाए जा रहे हैं, वहीं निजी अस्पतालों में वैक्सीन की एक डोज की कीमत अधिकतम 250 रुपए तक तय कर दी गई है, जिनमें 150 रुपए वैक्सीन की कीमत है, जबकि 100 रुपए सर्विस चार्ज है। विशेषज्ञों ने कोरोना से बचाव के लिए 28 दिनों बाद इन टीकों की 2 डोज लेने की अनुशंसा की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी मिशन पर पीएम नरेंद्र मोदी, बंगाल में 20 तो असम में करेंगे 6 रैलियां। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हराने की कोशिशों में लगी हुई है। चुनावी बिगुल बजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 चुनावी जनसभाओं और पड़ोसी राज्य असम में 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने इन रैलियों की योजना इस तरह से बनाई है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं के जरिए इन 2 चुनावी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। समाचार एजेंसी एएनआई का कहना है कि दोनों राज्यों में स्थानीय बीजेपी नेताओं की भारी मांग के बाद रैलियों की संख्या तय की गई है। पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हालांकि इस समय बीजेपी का सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर है। यह ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ने पिछले 5 सालों में ताबड़तोड़ प्रयासों के दम पर खासी पकड़ बना ली है और आज पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी है। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य असम में विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह यहां पर पिछले 5 सालों से सत्ता में है, जबकि 2 शेष राज्यों केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी में बीजेपी बड़ी खिलाड़ी के रूप में नहीं आंकी जा रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी जैसे कई बड़े नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि असम में 27 मार्च से शुरू होने वाले 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि 6 अप्रैल को अंतिम दौर का मतदान होगा। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में हुए मतदान की मतगणना 2 मई को होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।